दोस्तों, हम कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं है। इस वीडियो को देखने से पहले आपको बता दें कि इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी इंटरनेट के थ्रू ली गई है और ये सारी की सारी हमारी पर्सनल रिसर्च स्टडी है। इस वीडियो में स्पॉन्सर कंटेंट भी हो सकता है, तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट करें उससे पहले आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप अपनी तरफ से भी सारी स्टडी और रिसर्च को कर लीजिए, उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट करें। इस वीडियो को देखने के बाद आपके द्वारा की गई कोई भी इन्वेस्टमेंट, लीगल इंजरी या फिर ट्रेडिंग के प्रॉफिट या लॉस दोनों की हमारी कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया गया है। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल, सभी का स्वागत करता हूं टॉप वाइल के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस को, साथ ही यहाँ पे देखने वाले ढेर सारी क्रिप्टो न्यूज़ को, तो बिल्कुल भी वीडियो को मिस मत करिएगा। बाकी दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबको रिमाइंड करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स में एनरोल नहीं करा है या फिर आप यहाँ पे सिग्नल ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इसकी आप अधिक जानकारी मुझसे ले सकते हैं मेरी इस मेल ID pixelsnapshot@gmail.com के ऊपर, या फिर आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम ID @cryptoval के ऊपर। इन दोनों के अलावा मेरा कोई और एड्रेस यहाँ पे नहीं है। सो फाइनली दोस्तों, मैं आ चुका हूँ बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। यह है बिटकॉइन बिटमैक्स का चार्ट। एंड जैसे कि हमने कल भी बात करी थी कि जो मार्केट है वो इसके लेवल को रिस्पेक्ट करने वाला है, जो कि 10,800 के आसपास था। उससे पहले ही हमें थोड़ा सा क्रैश मार्केट में देखने को मिला है, लेकिन स्टिल मार्केट की अगर बात करी जाए तो मार्केट के अंदर हमें एक सपोर्टिव लेवल देखने को मिल रहा है, लगभग 170 से 280 के बीच में, जिसके ऊपर अगर बिटकॉइन यहाँ पे टिकता है और इसके साथ ये यहाँ पे जो आपको मिड लाइन इसकी दिख रही है चैनल की, ये भी इसको यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड करा रही है। तो अगर बिटकॉइन किसी भी केस में 11,100 के नीचे यहाँ पे बिटकॉइन चले जाता है तो बिटकॉइन का जो मार्केट है वो नीचे गिरेगा, यानी कि जो हमें सेलिंग है वो होती हुई मिलने वाली है, और फिर प्राइस यहाँ पे 10,700 या फिर 10,500 के रेंज में ड्रॉप कर सकता है। बाकी जैसे आपको कल भी बताया था कि जो 12K का लेवल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर 12K का जो लेवल है वो फ्लिप हो जाता है, यानी कि इसके ऊपर प्राइस चले जाता है, तो यहाँ पे फिर बिटकॉइन के लिए एक खुला आसमान होगा, जो कि इसको $14,000 तक ईजिली यहाँ पे ले जा सकता है। तो आप कह सकते हो कि मार्केट अभी एक अनडिसीजन पॉइंट पे है। आपको अगर डिसीजन लेना है तो आपको इन लेवल्स के ऊपर ध्यान यहाँ पे देना होगा। बाकी दोस्तों, अगर CME फ्यूचर गैप की बात करें तो यहाँ पर एक CME फ्यूचर गैप है, जिसके बारे में आपको कल भी बताया था। तो मार्केट अगर इसको ब्रिज करता है, जो कि 11,350 से 11,200 के आसपास है, तो डेफिनेटली मार्केट में हमें क्रैश देखने को मिल सकता है। और अगर इसको डायरेक्टली विक के थ्रू यहाँ पे फिलअप करता है तो मार्केट इसको फिल करके अपनी जो नई रैली है उसको 12K तक यहाँ पर ऊपर की तरफ ले जा सकता है। इसके साथ अगर डोमिनेंस की बात की जाए तो डोमिनेंस यहाँ पे इंक्रीज डेफिनेटली हुई है, एंड डोमिनेंस को थोड़ा सा यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करने को मिल रहा है अगर हम बात करें तो इस वाली ब्लू लाइन के आसपास में। और ये ब्रेक करने के बाद भी डोमिनेंस के बाद 60.58 यानी कि 60.60 का एक यहाँ पे रेजिस्टेंस होने वाला है। तो आपको इसके ऊपर ध्यान देना होगा कि जब भी ये रेजिस्टेंस यहाँ पे ब्रेक होगा देन ओनली ही हम लोगों को डोमिनेंस बढ़ती हुई मिल सकती है। उससे पहले आप अल्ट्स में थोड़ा बहुत ट्रेड कर सकते हो, लेकिन कॉशियस हो जाना। अगर इसके ऊपर डोमिनेंस चले जाता है तो फिर अल्ट के अंदर ट्रेड करने का कोई भी सेंस नहीं बनेगा, क्योंकि अल्ट उस टाइम पे डिप यहाँ पे करने वाले हैं। नेक्स्ट उस टाइम पे बात किया तो यहाँ पर है दोस्तों हमारे पास इथेरियम के अगर हिसाब से देखें तो हमारे रेजिस्टेंस को परफेक्टली हिट करा है। हालांकि हमारा टारगेट लगभग $400 के आसपास था, लेकिन ये पूरा जो रेंज है जो कि हमें 392 से 400 के बीच है, ये ही हमारा एक टारगेट था, जिसको यहाँ पे हिट करके जो प्राइस है वो नीचे की तरफ यहाँ पे ड्रॉप करा है। तो ये इथेरियम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इथेरियम करीबन $400 को ब्रेक करे। बिना इसको ब्रेक करे इथेरियम यहाँ पे ऊपर की तरफ पंप नहीं कर सकता है, और इसका जो बेस लेवल है वापस से वो इसके आसपास है, या फिर अगर आप थोड़ा सा ऊपर देखें तो लगभग इस एरिया में जहाँ पे 365 एक ऐसा टारगेट है जहाँ पे कि इथेरियम कल तक आ सकता है। उसका रीज़न है बिटकॉइन, क्योंकि बिटकॉइन की जो CME फ्यूचर गैप है वो खाली है। अगर वो फेल होने आती है तो इथेरियम में पॉसिबल सिनेरियो यही बनेगा कि मार्केट $365-366 को एक बार टेस्ट यहाँ पे करे। इसके नीचे ब्रेक करता है तो फिर मार्केट का जो अगला टेस्टिंग लेवल होगा वो 345 के आसपास होगा, एंड अगर उसको ब्रेक करता है तो फिर मार्केट थोड़ा सा क्रैश हो ही जाएगा, जो कि हमें $314-315 तक मिल सकता है। बट फिलहाल में जो इथेरियम वो एक साइडवेज में चल रहा है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसका फायदा आप यहाँ पे उठा सकते हो। नेक्स्ट जो कॉइन की बात करें तो यह है दोस्तों हमारे पास लाइट कॉइन, जिसको कि हमने ऑलमोस्ट जैसा भी प्रिडिक्ट करा था उसके हिसाब से चल रहा है, लेकिन यस हेड एंड शोल्डर बनाने के लिए प्राइस को यहाँ से रिवर्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो वेट करते हैं कि इसमें क्या होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस पॉइंट है यहाँ पर, और जब तक लाइट कॉइन
$52.50 को ब्रेक नहीं करता तब तक लाइटकॉइन पंप करके आगे के टारगेट $63 तक नहीं जा सकता है। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें तो यह है दोस्तों चेन लिंक, जो कि हमारा रेजिस्टेंस के ऊपर आ चुका है लेकिन स्टिल यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है, और अगर BTC में ड्रॉप या कुछ भी होता है तो चेन लिंक यहाँ पे ड्रॉप कर सकता है 10.7 तक, और उसके बाद अगर हमें कोई भी रैली मिलती है वापस से देन चेन लिंक यहाँ पे $13 के मार्क को हिट कर पाएगा। अगर वो यहाँ पे मार्क हमें नहीं मिलता है तो चेन लिंक वापस इस लेवल को टेस्ट करने आ सकता है, या फिर यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर इस तरीके का फॉर्म करके ड्रॉप कर सकता है। तो फिलहाल में अभी हमें वेट करना होगा चेन लिंक के साथ में, और यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको एक चैनल की तरह यहाँ पे देखने को मिल जाएगा थोड़ा सा प्राइस वाइज। तो यहाँ पे अगर ये चैनल प्रॉपर तरीके से वर्क कर जाता है तो यहाँ पे चेन लिंक नीचे की तरफ ड्रॉप कर जाएगा। अप्रॉक्स जो रेट है वो है $10 के आसपास तक, तो इसके ऊपर आपको ध्यान देना होगा। एंड सेकंड थिंग कि यहाँ पर अगर चेन लिंक इसके ऊपर स्टेबल हो जाता है 11.2, जो कि एक आध दिन में हो सकता है, देन फिर हम टारगेट लेके चल सकते हैं अप्रॉक्स $13 के आसपास का। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें तो यह है दोस्तों बाइनेंस कॉइन, जो कि सुपर तरीके से ऊपर जा रहा है। इसमें अभी कोई भी हमें कुछ भी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है कि मार्केट यहाँ पे क्या मोमेंटम आपको एकदम क्लियरली दे सकता है, बट यस यहाँ पर एक सपोर्टिव लाइन है। अगर ये आप नीचे वाली व्हाइट लाइन को देखते हो, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, इसको भी और इसको भी, तो यहाँ पे जो भी हमें लाइन देखने को मिल रही है वो इस एरिया पे मिल रही है, और यहाँ पर अगर प्राइस वापस से होवर करने आता है तो प्राइस इस एरिया के आसपास, जो कि लगभग $29.4 है, इसके आसपास होवर कर सकता है। इसको अगर ब्रेक करेगा तो फिर मार्केट के अंदर सीधा क्रैश मिलेगा, जो कि प्राइसेस को इसके बॉटम एरिया यानी कि इस रेंज के अंदर $25-26 तक ला सकता है। नहीं तो प्राइस ऊपर जाके $33, अगर यहाँ से हमें कोई भी बाउंस देखने को मिलता है प्राइस में तो $33 हमारे लिए टारगेट हो सकता है, जहाँ पे कि आपको एक बड़ा सा कप आपको देखने को मिल जाएगा। एंड अगर हैंडल फॉर्म होता है आगे ना पीछे फ्यूचर में तो डेफिनेटली उसको भी चेक हम लोग कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे बहुत सारे लोग हेड एंड शोल्डर भी इसको अप्रोक्स यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से, और अगर आप इसको एज अ हेड एंड शोल्डर के फॉर्म में देखते हो तो ये जो नेकलाइन यहाँ पे ब्रेक करके प्राइस गया है, कप एंड हैंडल भी हो सकता है, तो इसका जो टारगेट है लगभग वहाँ पे $36 के आसपास रहने वाला है। तो अभी देखते हैं कि इस पॉइंट पे मार्केट क्या बिहेव करता है, क्योंकि अगर मार्केट $29.3 के नीचे आता है तो मार्केट फिर क्रैश कर जाएगा। जब तक इसके ऊपर है या फिर यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी रहता है तो इस टाइप से हमें पंप देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें तो यह है दोस्तों XRP, जो कि फिलहाल में रेंज में बाउंड हो गया है। टॉप लेवल की बात करें तो 0.25800 एंड बॉटम लेवल की बात करें तो 0.2540 सपोर्ट रेजिस्टेंस जिसे आप कह सकते हैं। तो इसके ऊपर ब्रेक करता है तो हमारा टारगेट 0.26900 का रहेगा। इसके नीचे अगर ब्रेक करता है तो मार्केट सीधे 0.24 के आसपास आके हिट कर सकता है। हालांकि XRP में भी ज़्यादा चीज़ें नहीं है तो हम लोग फोकस करते हैं इसी रेंज के ऊपर। जब भी इस रेंज का ब्रेकआउट मिलेगा हम उसके हिसाब से ट्रेड यहाँ पे करने वाले हैं। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें तो ये है दोस्तों नियो कॉइन, जिसको कि फिलहाल में थोड़ा सा रेजिस्टेंस मिल रहा है $18.3 पे, और अगर ये इसको क्रॉस कर पाता है तो ही हम लोग $20 को एक्सपेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। नहीं तो कि जो हमारा प्राइस है वो वापस इस बॉक्स के अंदर आ गया है, और अगर प्राइस यहाँ पे $17.3 यहाँ पे ब्रेक करता है तो प्राइस वापस क्रैश करके नीचे $16.2 के आसपास यहाँ पे जा सकता है। तो इसके ऊपर भी आप थोड़ा सा ध्यान दे सकते हो। अभी फिलहाल में आप कह सकते हो कि ये भी एक थोड़ा सा साइडवेज रेंज के बीच में है। इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जो भी हमें मिलता है हम उसके सबसे आगे का ट्रेड डिफाइन यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी अगर आप इस लाइन को यहाँ पे ऐड करने की कोशिश करें तो इसके हिसाब से तो यहाँ पे मार्केट ब्रेक कर गया, बट हम फिर भी वेट करेंगे ये 17.3 ब्रेक कर जाए तो मार्केट हमें एक्जैक्टली पता पड़े कि नीचे जा रहा है या फिर नहीं जा रहा है। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें तो यह है दोस्तों डॉट कॉइन, जो कि फिलहाल में हेड एंड शोल्डर बनाने में नाकामयाब रहा है। फिलहाल के केस में बात करें जो हेड एंड शोल्डर हमें यहाँ पे दिख रहा था, एंड अभी मैं इसको थोड़ा सा रिमूव करता हूँ क्योंकि मार्केट में यहाँ पे आपको नीचे स्पाइक देखने को मिला है। फिलहाल में ये तो नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से फेल हुआ है, हो सकता है मार्केट यहाँ से रिबाउंड कर जाए इस वाले फेज से या फिर इस वाले पॉइंट से, लेकिन चांसेस ज़्यादातर यही रहेंगे कि अगर डॉट कॉइन यहाँ पे किसी भी केस में अपने इस लो को ब्रीच कर देता है, जो कि आपको $4.1 के आसपास देखने को मिलेगा, देन यहाँ पर प्राइस नीचे गिर के $3.6 तक जा सकता है। एंड फिलहाल में ऑब्वियसली हम लोग अभी बुलिश नहीं हो सकते अल्ट कॉइन के ऊपर, क्योंकि BTC की डोमिनेंस यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल करती है प्ले। थोड़ा बहुत बुलिश आपको होना है, कुछ टाइम के लिए होना है तो ठीक है, जब तक बिटकॉइन थोड़ा सा स्टेबल है या फिर आप कह सकते हो डोमिनेंस थोड़ी स्टेबल है, जहाँ पे इसके अंदर टर्न अराउंड होने लगेंगी चीज़ें, हम इसको फिर उस हिसाब से देखेंगे। लेकिन ऑब्वियसली मेरा अभी भी डॉट का टारगेट $2.8 के आसपास है। अगर इस रेंज में मुझे मिलता है डॉट तो दैन ये एक ठीक ठाक डील रहेगी जहाँ से कि हम इसको आगे यहाँ पे चीज़ों में देख सकते हैं। बाकी हमने ये बहुत बार ये चीज़ नोटिस करी कि जो मार्केट है बीयर मार्केट में 0.6 के लेवल से ड्रॉप करता है, तो एक बार हम लोग अगर फिबोनाची को यहाँ से अप्लाई करके देखें
तो 0.6 का लेवल 4.8 पे है, लेकिन हम लोग इस वाले लेवल से अगर ऑब्जर्व करने की कोशिश करें तो मार्केट ऑलरेडी 0.7 के लेवल से हिट कर चुका है। तो अगर 0.6 के नीचे आता है तो चांसेस हो सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे और ज़्यादा डीप डाउन करें। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें तो यह है दोस्तों बिटकॉइन कैश, जिसका कि ब्रेकआउट यहाँ पे फाइनली हो गया है और इस ब्रेकआउट में एंट्री तो बन सकती है क्योंकि ऑलरेडी इसकी 15 नवंबर को हाल्विंग है, जैसे कि मैंने आपको एक वीडियो में अपडेट भी करा था। बट फिलहाल में यहाँ पर इसके ऊपर बस क्लोजिंग चाहिए जो कि 44 मिनट में हो जाएगी। वीडियो आप तक थोड़ी सी लेट पहुँचेगी क्योंकि एडिट होने के रेंडर होने में टाइम लगता है, बट मैक्सिमम प्रॉब्ली चांसेस है कि ये ब्रेक कर गया है और अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो हमारा जो टारगेट है 264 और 293 वो यहाँ पे एटलीस्ट 15 नवंबर तक हिट होने के चांसेस फिर बन जाते हैं। और यहाँ पे जो असेंडिंग ट्रायंगल है ब्रेक करा है, अगर यहाँ पे कोई भी फेक आउट होकर वापस प्राइस अंदर आता है तो लॉन्ग के ट्रेड में रुकने से उस टाइम कोई भी सेंस नहीं बनेगा, स्टॉप लेके निकलना बेहतर होगा। लेकिन फिलहाल में जिसको लॉन्ग के ट्रेड देखने वो इसके ऊपर आने का वेट करो, लगभग 253 या $252 पे अगर स्टेबल होगा तो ही फिर आप आगे की ट्रेड्स यहाँ पे देख सकते हो। तो बस दोस्तों सारे कॉइन यहाँ पे हो चुके हैं, अब चलते सीधे अपनी न्यूज़ पे। सबसे पहले दोस्तों न्यूज़ आ रही है इथेरियम 2.0 की तरफ से, जिसके लिए आप सभी लोग यहाँ पे बेकरार होंगे। तो यहाँ पे जो लॉन्च था रीहसल पुट्स का, यानी कि इनका एक फेस था जो टेस्टनेट वाला था जिसका नाम है अनदर ड्रेस रीहसल टेस्टनेट, वो बेसिकली यहाँ पर सक्सेसफुली आप कह सकते हैं कि लॉन्च हो चुका है। टेस्टनेट की बात हो रही है इस पॉइंट पे। प्राइस क्यों नहीं बढ़ रहा, उसका मेजर रीजन है मार्केट का स्ट्रक्चर, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर बुलिश इतना नहीं है। ओके, तो यहाँ पे इसका जो इथेरियम 2.0 इसका फेज 0 फाइनली यहाँ पे लॉन्च हो चुका है, जो कि शाम को 5:30 बजे हो गया था मंडे को। तो आप इस चीज़ को यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो। लेकिन बहुत सारे लोगों की क्वेश्चन था कि इथेरियम 2.0 अगर ये लॉन्च हो गया है या टेस्टनेट आ गया तो प्राइसेस में हमें इतने जंप ऑफ देखने को क्यों नहीं मिल रहे हैं, या फिर ये जो 2.0 है ये ऐसा ही एक खोखला दिखावा है। तो बेसिकली जो 2.0 है इथेरियम का वो 5 पार्ट्स में डिवाइड है, जिसमें से ये फेज 0 है। आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा, 5 या 6 पार्ट में, जिसमें से फेज 0 अभी चल रहा है। इसके बाद फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, फेज 5 करके और आएंगे। इस पर हालांकि मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई थी जो कि आप मेरे YouTube चैनल पे आके सर्च कर सकते हो, या फिर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, या फिर ऊपर आई बटन में मैं आपको दे दूंगा, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इथेरियम 2.0 क्या है, कितने फेजेस में डिवाइडेड है और कौन से फेज में क्या टाइम यहाँ पे लगने वाला है। तो ये मान के चलो कि इथेरियम 2.0 को कंप्लीट होने में लगभग 2 से 3 साल का समय लग सकता है। तो ये एक्सपेक्ट मत करो कि इन्होंने टेस्टनेट ला दिया 2 महीने बाद मेननेट आ जाएगा और सारा काम हो जाएगा। इसके अलग अलग पार्ट्स हैं, अलग अलग आप कह सकते हो कि चरण है, उनके हिसाब से यहाँ पे काम होने वाला है। बट ये है कि जब जब इसके कोई फेजेस का अनाउंसमेंट होगा या कुछ भी उसमें अचीवमेंट होती है तो डेफिनेटली एक अच्छा माइलस्टोन रहेगा, क्योंकि ये लोग सारी चीज़ें स्टेबल तरीके से यहाँ पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आज मैं टेस्ट नेट लिया, कल मेन नेट लिया और बस हो गया काम, उसके बाद अगर कोई बग निकल गया फिर से उसको वापस रीफिक्सिंग करने में लगे। तो नहीं, इथेरियम का काम ऐसा नहीं है। डेवलपर्स अच्छे हैं, सारे काम अच्छे हैं, कम्युनिटी थोड़ा सा स्लो काम कर रही है बट ये कि स्टेबल तरीके से कर रही है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि पहले जब इन्होंने टेस्टनेट लॉन्च करा था तो उसमें बग निकल आया था, लेकिन अब इन्होंने फाइनली इसको प्रॉपर तरीके से फिक्स कर दिया है और यहाँ पर एक अच्छी तरीके से टेस्टनेट को लॉन्च करा गया है। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है दोस्तों, आ रही है डीफाई के टोकन येफी की तरफ से, जिसने पूरा के पूरा डीफाई के अंदर तहलका मचा दिया था, जिसको हम कह सकते हैं यील्ड फार्मिंग के क्षेत्र में। तो यहाँ पे जो येफाई है बेसिकली उसका प्राइस कोलैप्स हो रहा है। अगर हम लोग चार्ट पे चलते हैं और यहाँ पे टाइप करते हैं येफाई भाई यहाँ पर, तो आप ये चीज़ क्लियरली देख सकते हो कि जो प्राइजेस हैं वो करीबन 43,000 से 12,000 के आसपास तक नीचे आ गए थे। अब आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि ये सबसे ज़्यादा हाईली वॉलेटाइल कॉइन है और नया कॉइन है, ऑब्वियसली तो वॉलेटाइल भी यहाँ पे ज़्यादा होगा। लेकिन इसकी प्राइस की ड्रॉप के पीछे सबसे बड़ा जो जिम्मेदार बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है एलिमेंटा रिसर्च को, जो कि FTX एक्सचेंज का आप कह सकते हैं पेरेंट है, पेरेंट कंपनी है, जो भी है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो इसके CEO हैं जिनकी कंपनी है एलिमेंटा रिसर्च, वो बेसिकली यहाँ पे शॉर्ट है येफी के ऊपर, जिसके कारण से इसकी प्राइसेस में डीप डाउन हमें देखने को मिला है। और यहाँ पे जो एलिमेंटा रिसर्च है वो क्वांट ट्रेडिंग एक फर्म है जो कि यहाँ पे 5% एटलीस्ट क्रिप्टो मार्केट का वॉल्यूम कैप्चर करती है और 1 बिलियन का जो डेली वॉल्यूम है ये यहाँ पे जनरेट करती है। अब क्या ये बात सही है? तो मैं आपको बता दूं ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि अगर आप इस चीज़ से नोटिस करोगे BTC को, तो यहाँ पर अगर हम इसके टॉप की बात करें जो 13 सितंबर को लगा था, एंड यहीं पे हम लोग बात करते हैं बाकी अल्ट्स कॉइन की, यहाँ पे BTC की बात नहीं करेंगे, अल्ट्स कॉइन की बात करते हैं। जैसे मान लो हम आते हैं डॉट कॉइन पे, जो कि ऑलरेडी अभी हमने देखा था, तो डॉट कॉइन का टॉप 1 सितंबर को लग चुका था, उसके बाद से कंटिन्यू गिर रहा है। येफी की बात करें तो एक मिनट इसको वापस से लेते हैं, येफी USDT,
बाइनेंस वाला। तो यहाँ पर आपको प्राइसेस में ड्रॉप देखने को मिला है और ये एक साइकिल है। अब ये साइकिल है, आप ये नहीं बोल सकते कि इसका प्राइस इसकी वजह से गिरा, क्योंकि देखो वो फर्म है या कोई भी हो, इवन दैट मैं भी ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो अगर मैंने किसी चीज़ को शॉर्ट किया तो आप ये नहीं बोल सकते कि इसके कारण वो प्राइस गिरा। यहाँ पे प्राइस गिरने का सीधा सा कारण क्या था कि जिन लोगों ने यहाँ पे खरीदा है उनको अपना माल कहीं ना कहीं बेचना है, या जिन लोगों ने यहाँ खरीदा है उनको भी माल बेचना है। और इस मार्केट में अगर हर चीज़ ऊपर ही जाएगी तो लोग पैसा कैसे कमाएंगे? देखो, बढ़ते मार्केट में पैसा बनता है, लेकिन गिरते मार्केट में उन सभी लोगों से पैसा छीन लिया जाता है जो इस बढ़ते मार्केट में पैसे को बुक नहीं कर पाए थे या फिर उस पैसे की कदर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे करेक्शन आना स्वाभाविक सी बात है। अब प्रोजेक्ट अगर स्कैम निकल जाए, बाद में ड्रॉप हो जाए तो फिर बात अलग होती है, लेकिन अगर एक प्रोजेक्ट प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, प्रॉपर तरीके से मार्केट में काम कर रहा है, तो ये करेक्शन बहुत ज़्यादा नॉर्मल है और प्रॉबेबली चांसेस है कि ये करेक्शन एक बार इस लेवल को हिट कर जाए जो कि $6000 का है। तो ये चीज़ माइंड में जरूर रख के चलना। यहाँ से रिवर्सल आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी आता है तो मार्केट $6000 तक टच कर सकता है। तो आप लोग अपना टेक्निकल एनालिसिस को मजबूत करो। न्यूज़ेस और इन पे ध्यान देने से कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। न्यूज़ेस आज कुछ हैं, कल कुछ हैं, चेंज यहाँ पे होती रहेंगी। इंपॉर्टेंट न्यूज़ेस पे ज़्यादा ध्यान दो। इस तरह के न्यूज़ेस जो फर्ट फैलाएं या फिर ऐसे काम करें, उसको कोई भी सेंस यहाँ पे नहीं बनता है। अगली दोस्तों यहाँ पे खबर आ रही है लेजर की तरफ से। लेजर दोस्तों आप सभी को पता है एक कंपनी जो कि हार्डवेयर वॉलेट को यहाँ पे क्रिएट करती है, और यहाँ पे दोस्तों अब वो हेल्प करना चाहती है माइक्रो स्ट्रेटेजी, जो ताकि वो सिक्योर कर सके उनके 400 मिलियन के बिटकॉइन अपने ट्रेजर में। तो यहाँ पे बेसिकली जो लेजर है वो एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रही है जिसका नाम है लेजर वॉल्ट, जिसको कि आप कस्टडी कह सकते हो। और ये कस्टडी प्रोवाइड कराई जाएगी जितने भी एंटरप्राइजेस हैं उन सभी को, जिसमें कि लोग ट्राई कर रहे हैं कि अगर माइक्रो स्ट्रेटेजी इसको यूज़ करती है तो डेफिनेटली इनके लिए बहुत बड़ी बात यहाँ पे हो सकती है। और इसी के साथ अगर बात करें तो यहाँ पर इस तरीके से इनका कुछ वॉल्ट है जो काम करने वाला है, जैसे कि यूज़र इंटरफेस रहेगा, उसके बाद वॉल्ट का मैनेजमेंट है, और यहाँ पर ये लोग चेन के साथ लिंक करने वाले हैं। तो मैं यही कहूँगा कि अगर लेजर की पार्टनरशिप होती है तो एक बड़ा माइलस्टोन होगा लेजर के लिए। अभी तक लेजर सिर्फ रिटेलर्स को टारगेट कर रही थी, बट अब यहाँ पे आप कह सकते हो इंटरप्राइजेस और इंस्टीट्यूशंस को भी टारगेट करेगी। तो इस चीज़ के अंदर एक फ़ायदा ये होगा कि अगर आप कंपनी को एज अ लेके चलते हो, जैसे पहले के टाइम में कोई बोलता था कि रिलायंस हमने लिया था 4-5 में, आज इतना हो गया, तो मैं उस चीज़ की बात कर रहा हूँ, यानी कि हमें कहीं ना कहीं एक अच्छा एक्सपोजर मिल सकता है अगर हम लेजर के ऊपर बैट करें। लेकिन इसके टोकन्स है कि नहीं वो हमें थोड़ा सा पता करना पड़ेगा, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं अगर ये डील्स होती हैं तो आने वाले टाइम में इनके लिए बहुत ज़्यादा गेट्स ओपन हो जाएंगे, जहाँ पे कि और भी फर्म इनके पास कस्टोडी बिटकॉइन की रखवा सकती हैं। अगली दोस्तों खबर की बात करें तो ये दोस्तों आ रही है बिटकॉइन की तरफ से, और बिटकॉइन की जो मार्केट है वो डीकबल, यहाँ पर जो हम लोग मानते हैं कि मार्केट का जो अटैच है या फिर डी है, जैसे कि हम लोग बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन का बहुत सारा जो हिस्सा है वो आपको यहाँ पर सेम देखने को मिल जाता है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं अभी जो बिटकॉइन है, अगर आप इसको यहाँ पे लें और इसको आप यहाँ पे कंपेयर करें, मान लीजिए S&P 500 से, जो कि मार्केट है आपका अमेरिका का। ओके, आई थिंक इससे नहीं आएगा। ओके, तो आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी जो S&P 500 है, मैं इसका कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ, इसको हम लोग कर लेते हैं ब्लू कलर में। तो इसका मार्केट और बिटकॉइन का मार्केट लगभग सेम चल रहा है। यहाँ पे पंप, बिटकॉइन पंप, यहाँ पे डंप, बिटकॉइन डंप, यानी कि दोनों मार्केट कहीं ना कहीं कोरिलेशन में चल रहे हैं। और इसी चीज़ को यहाँ पे बताया गया कि जो बिटकॉइन है वो डीकबल होने लगेगा लेगेसी मार्केट में जब भी बिटकॉइन यहाँ पे रिलीज स्टार्ट करता है, क्योंकि हमने ये चीज़ें पास्ट में ऑब्जर्व करी हैं। अगर हम लोग BLX के चार्ट पे चलते हैं इसी सेम चीज़ के लिए, तो आप ये चीज़ देख तो सकते हो, लेकिन इतना ज़्यादा डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो मार्केट है वो डीकबल करता ही नहीं है। मतलब जब बिटकॉइन रैली कर रहा था, स्टॉक रैली कर रहे थे, हाँ यहाँ पे एक टाइम पे डीकपलिंग हमें देखने को मिली थी, और इसके बाद जाके मार्केट ने आगे जाके इफेक्ट लिया था जो S&P का था। लेकिन इसके बाद से मार्केट वापस से पैराबोलिक फेज में गया, S&P भी पैराबोलिक में गया। ये जो भी डिप आया 2018 वाला, यहाँ पर इसमें भी क्रैश आया S&P के अंदर। उसके बाद से आप देख सकते हो रैली अप, कोरोना क्रैश, रैली अप, रैली अप। तो ये चीज़ तो आप भूल जाओ कि इससे मेरे को नहीं लगता कि कभी भी डीकबल कर पाएगा, चाहे कोई रिसर्च करे। शॉर्ट टर्म के लिए बेसिकली चीज़ें हो सकती हैं, बट जिस हिसाब से यहाँ पे मार्केट चल रहा है उस हिसाब से तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि मार्केट इसको डीकपल यहाँ पे कर दे। बट फिर भी अगर हम बाकी अभी 30 दिन का डेटा देखने की कोशिश करें तो बिटकॉइन और DXY यानी कि डॉलर इंडेक्स की बात यहाँ पे करी जा रही है। तो अगर आप चार्ट पे सर्च करते हो DXY को, तो आपको यहाँ पे DXY यानी कि डॉलर का इंडेक्स यहाँ पे मिल जाएगा। और फिलहाल में मैं इसको यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ, और इसको रिमूव करने के बाद हम यहाँ पे अब लगा लेते हैं बिटकॉइन के चार्ट को। तो इसमें लिख देते हैं BTC USDT, और यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने को मिल जाएगी कि जो बिटकॉइन का चार्ट है और जो डॉलर इंडेक्स है
इसको हम हटा के BLX ले लेते हैं क्योंकि वो हमें सबसे बड़ा चार्ट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो BLX को हम यहाँ पे लगाते हैं इस तरीके से। ये आप देख सकते हो, इसको लॉक पे ही रखना पड़ेगा। चलो अनलॉक कर देता हूँ मैं फिलहाल में, और इसका कलर हम कर लेते हैं यहाँ से ब्लू। फिलहाल में ये लॉग स्केल पे तो नहीं आ रहा है, तो आप यही चीज़ देख सकते हो कि जो DXY वो यहाँ पे डीकबल होके चलता है। जैसे DXY आपका पंप होगा, यानी कि डॉलर का इंडेक्स पंप होगा, तो बिटकॉइन वहाँ पे उस टाइम पे डंप हो रहा होगा या फिर साइडवेज में होगा। जब ये डंप होगा तब ये पंप होगा, और यही सेम कोरिलेशन अभी हमें, चलो इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो आपको बना दूंगा, बट आप यहाँ पे ये कोरिलेशन डेफिनेटली देख सकते हो अभी पास्ट टाइम में भी, जहाँ पे कि डंप हुआ है तो बिटकॉइन पंप हुआ है, और ये स्टिल डंप होगा तो स्टिल बिटकॉइन पंप होगा, यानी कि चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं इन सब चीज़ों के। अगली दोस्तों यहाँ पे जो खबर आ रही है दोस्तों, वो एक बिलियनियर यूके न्यूज़पेपर की तरफ से आ रही है, जो कि यहाँ पे बताते हैं कि जो डीफाई टेक्नोलॉजी है वो एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है। बेसिकली उन्होंने 1800 वर्ड्स में अपना ओपिनियन यहाँ पे बताया है, एक द इंडिपेंडेंट करके जो पेपर है, और उसमें उन्होंने ये चीज़ बताई है कि जो बैंकिंग की ऑलिगोपोली है, ऑलिगोपोली का बेसिकली मतलब ये होता है कि जो उनकी मोनोपोली है मार्केट में कुछ फर्म्स की, वो यहाँ पे खत्म कर देगा, डिस्टर्ब कर देगी ब्लॉकचेन और जो डीफाई सेक्शन है वो। और यहाँ पे जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पे जो आप कह सकते हो जो फाइनेंशियल सेक्टर, उसमें बहुत सारे लोगों को इंक्लूड कर लेंगे, जो कि आज के करंट सिस्टम यहाँ पे नहीं कर पाया है। तो नहीं वो होता है कि जो टेक्नोलॉजी है बहुत ज़्यादा इमर्सिव है, इंफ्रास्ट्रक्चर इसके लिए ओपन अप है, अपॉर्चुनिटी यहाँ पे रिबिल्ड होंगी, और जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम है वो यहाँ पे चेंज होगा। और ये दोस्तों जो बात है बिलियनियर यूके न्यूज़पेपर की है, अब छोटे मोटे आदमी तो नहीं है, बिलियनियर है, तो कुछ ना कुछ मेहनत करके कुछ ना कुछ अच्छे काम करके ही वहाँ तक पहुँचा होगा, तो दिमाग तो तेज होगा ही। बट यस, हमने ये चीज़ें ऑब्जर्व करी है, हमने ये चीज़ देखी है कि जो डीफाई का सेक्शन है वहाँ पे स्पीडली ग्रोथ ले रहा है, और डीफाई आने वाले टाइम में अगर इथेरियम 2.0 प्रॉपर्ली अप्लाई हो गया तो यहाँ पर डीफाई के अंदर बहुत बड़ा मेजर चेंज है, तो हमें देखने को मिलने ही वाला है। अगली दूसरा पे खबर आ रही है ब्लॉकचेन की तरफ से। ब्लॉकचेन मतलब आप बिटकॉइन और उसकी ब्लॉकचेन में समझो, ब्लॉकचेन यहाँ पे सारी ही ब्लॉकचेन है, और यहाँ पे पता जा रहा है कि अगर ब्लॉकचेन को हम लोग अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाते हैं, या फिर सारे काम ब्लॉकचेन के ऊपर हम लोग शिफ्ट कर पाते हैं, तो यहाँ पे 1.7 ट्रिलियन का हमारा ग्लोबल GDP होगा 2030 तक। यानी कि GDP की बात करें तो अगले 10 साल में अगर सारी चीज़ें ब्लॉकचेन के ऊपर शिफ्ट हो जाती हैं, तो यहाँ पे 1.7 ट्रिलियन का बेनिफिट होगा, प्लस 1.4% GDP का सन 2030 तक ब्लॉकचेन के थ्रू आएगा। ब्लॉकचेन अलग अलग टाइप की होती हैं, जैसे PWC उनकी अगर यहाँ पे बात करें तो जो ब्लॉकचेन है वो यहाँ पे वेरीफाई करेंगे कॉन्टेक्स्ट को, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट रिकॉर्डिंग एग्रीमेंट, यानी कि ये तो उन्होंने बेसिक सी चीज़ें बताई हैं। लेकिन यहाँ पे जो कनाडा है वो अपनी पूरी कैनेडियन पैसिफिक रेलवे जो है उसमें जो भी लॉजिस्टिक का काम होता है उसको ब्लॉकचेन के ऊपर यहाँ पे टेस्ट कर रहा है। यानी कि जैसे इन्होंने चीज़ें बताई हैं वो चीज़ यहाँ पे धीरे धीरे इंप्लीमेंट हो रही है, और अगर इसी तरीके के रियल यूज केसेस में और ज़्यादा ये चीज़ इंप्लीमेंट होती है, जो GDP का कुछ % ब्लॉकचेन भी यहाँ पे डिनोट करने वाला है। अगली दूसरा पे खबर आ रही है मेजर P2P एक्सचेंज लोकल बिटकॉइन की तरफ से, और एक बुरी खबर है रशिया वालों के लिए कि P2P एक्सचेंज लोकल बिटकॉइन को बैन कर दिया गया है उनके कंट्री के अंदर, जो रशिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो लोकल बिटकॉइन है मेजर P2P क्रिप्टो एक्सचेंज, अब वो अवेलेबल नहीं है रशिया में। हाँ, अगर आप VPN यूज़ करते हो तो डेफिनेटली हो जाएगा, बट डायरेक्टली नहीं है, और यहाँ पर उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया है रशिया में। हालांकि लोकल बिटकॉइन ने इसके ऊपर अभी तक कोई भी जवाब नहीं दिया है, लेकिन जो रिपोर्ट्स हैं वो अंदर बाहर से आ ही जाती हैं। तो यस, यहाँ पर ब्लॉक कर दिया गया है रशिया में। इससे प्राइस ड्रॉप हो सकता है क्योंकि रशिया एक बहुत बड़ा मार्केट था, बट अभी के टाइम पर लोकल बिटकॉइन से ज़्यादा लोग पैसफुल को यूज़ कर रहे हैं। तो लेट्स सी कि लोकल बिटकॉइन उनके बंद होने से क्या मार्केट पे कोई असर पड़ता है, या फिर मार्केट अपने ही मोमेंटम पे चलता रहेगा। अगली दोस्तों जो खबर है दोस्तों, ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग खबर है। अगर ऐसा इंडिया में हो जाए तो सोचिए कि क्या मजे आ जाए। यहाँ पे पहली बात जो है वो है कि जो बिटकॉइन है, स्पेन की जो कांग्रेस है, यानी कि उनका जो पार्लियामेंट हाउस है, उसमें सभी लोगों जो कि 350 पार्लियामेंट मेंबर हैं उनको BTC सेंड करे गए। और ये सेंड दोस्तों करे थे एक कंपनी ने जिसका नाम है, एजुकेशन प्लेटफॉर्म है ट्यूटलस करके, और ऑब्जर्वेशन ब्लॉकचेन। बेसिकली उन्होंने €1 के सभी जो पार्लियामेंट से उनको यहाँ पे 350 मेंबर्स को यहाँ पर बिटकॉइन सेंड करे थे। और ये सेंड इसलिए करे थे ताकि वो क्रिप्टो फॉर कांग्रेस इनका एक नारा है, और यहाँ पे उनको एजुकेट कर सके कि क्रिप्टो किस तरह काम करता है, और आने वाले टाइम में यहाँ पे जो क्रिप्टो का रोल है वो किस तरह होगा, और किस तरह हमारा जो इकोनॉमी है, हमारी जो सोसाइटी है वो क्रिप्टो करेंसी से यहाँ पे बदल रही है, और आज के टाइम में क्रिप्टो करेंसी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे उन्होंने बताया कि हमने ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं, और टाइम है यहाँ पे चेंजेस लाने का और यूज़ करने का मनी को, मतलब यहाँ पे क्रिप्टो की बात हो रही है, हाईलाइट करने का इंपॉर्टेंट क्रिप्टो करेंसी का आज के टाइम में कि कितनी ज़्यादा ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब सोचो अगर इंडिया के पार्लियामेंट में ये चीज़ हो जाए तो कितना मज़ा आए, कितनी सारी चीज़ें, कितने लोग यहाँ पे अवेयर हो जाएं। लेकिन हाँ, इससे एक चीज़ बता दूँ, अभी आजकल यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत बड़े बड़े जो क्रिएटर्स हैं, शायद आप टेक्निकल फील्ड्स में उनको जानते होंगे, तो वो लोग यहाँ पर
आप कह सकते हो जो लोकल बिटकॉइन, पैक्सफुल, इनके जो प्रमोशन ऐड है वो यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन उस चीज़ में एक चीज़ वो कहीं ना कहीं गलत कर देते हैं, वो है कि बिटकॉइन इंडिया में लीगल है। ये चीज़ समझ लो कि बिटकॉइन इंडिया में लीगल नहीं है और ना ही इलीगल है। बिटकॉइन अभी एक ग्रे एरिया के अंदर है। सुप्रीम कोर्ट ने जो चीज़ें यहाँ पे पास करी हैं वो सिर्फ बैंकिंग बैन को रिमूव करने के लिए है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी किसी भी तरीके से ऐसी कोई चीज़ यहाँ पे नहीं दी है कि बिटकॉइन यहाँ पे लीगल है। तो अगर अपनी कोई भी वीडियो में इस तरीके की बात करता है तो प्लीज़ उसको आप डिनोट करें, उसको बोलें कि वो पार्ट वीडियो में से हटाया जाए, क्योंकि बिटकॉइन ना तो इंडिया में लीगल है और ना ही इलीगल है। बिटकॉइन सिर्फ इस पूरे इंडिया के अंदर फिलहाल में ग्रे जोन के अंदर है और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग बैन को हटाया है। आज की दोस्तों आखिरी खबर की बात करें तो ये दोस्तों आ रही है डीफाई की तरफ से। यस, ये खबर भी आ रही है येफी की तरफ से और यहाँ पे जो डीफाई की कम्युनिटी है वो येफी के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा है और यहाँ पर वो सू करने वाली है यन फाइनेंस को के जो क्रिएटर है एंड्रिक कोनेगो, क्योंकि इन्होंने क्या करा कि बेसिकली येफी का एक फोक कर दिया। फोक करके यहाँ पे इन्होंने एक सीक्रेट प्रोजेक्ट बना लिया जिसका नाम था एमिनेंस EMNA प्रोजेक्ट और उसमें यहाँ पे 15 मिलियन का फंड भी रेज करा और उसके बाद वो प्रोजेक्ट क्रैश कर गया और यहाँ पे पैसा डूब गया। तो यहाँ पे जो ग्रुप है डीफाई आप कह सकते हैं कम्युनिटी का, वो लोग बेसिकली यहाँ पे कॉन्ट्री कर रहे हैं और इनके अगेंस्ट यहाँ पे सू करने की कोशिश करी जा रही है। तो इसका असर येफी पे हो सकता है। तो जैसे मैंने आपको पता कि येफी और गिर सकता है, थोड़ा सा ध्यान आप वहाँ पे रख सकते हो। सो आई होप दोस्तों वीडियो को पसंद आएगी। दोस्तों को वीडियो को पसंद तो प्लीज तो वीडियो को लाइक करेगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो डिसलाइक करेगा। चैनल पे दोस्तों फर्स्ट टाइम आए तो दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। साइड में दी गई नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल के ऊपर क्लिक करें ताकि आप मेरे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन प्रॉपर टाइम पे पा सके। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो को इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।